मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेखा शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 1 लेखांकन एक परिचय। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि लेखांकन का अर्थ क्या है। 1970 में AICPA ने कहा कि लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध में ऐसी गुणात्मक सूचनाएं उपलब्ध कराने से है जो प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की हैं और जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लेखांकन किसी भी व्यापार के अंदर होने वाली सभी पैसों के लेन देन को एक कला के रूप में सिखाता है। उदाहरण के रूप में अगर मैं बात करूं तो एक साधारण दुकानदार अपने व्यापार को चलाने के लिए अगर सामान खरीदता है या सामान बेचता है, सामान उधार पर खरीदता है या सामान उधार पर बेचता है, या फिर अपनी दुकान का किराया देता है या अपनी दुकान में जो कर्मचारी काम कर रहा है उसे तनख्वाह देता है, तो ये सभी जो घटनाएं हैं, इन सभी घटनाओं को एक ऐसी कला का पालन करते हुए लिखना लेखांकन कहलाता है। और जरूरी नहीं कि लेखांकन सिर्फ व्यापार में ही इस्तेमाल किया जाए। लेखांकन उन सभी जगहों पर जरूरी है जहां जहां पैसों का लेन देन होता है, जैसे किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर में भी पैसों का आना जाना लगा रहता है। लेखांकन वहां भी उतना ही जरूरी है जितना कि किसी व्यापार के लिए जरूरी है। लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए हमें परिभाषा से संबंधित कुछ बातों को समझ लेना चाहिए जो अति आवश्यक है। आर्थिक घटनाएं इन शब्दों में से सबसे पहला शब्द है। आर्थिक घटनाओं से तात्पर्य किसी व्यावसायिक संगठन में होने वाले ऐसे आर्थिक लेन देन से है जिसके परिणामों को मुद्रा रूप में नापा जा सकता है, अर्थात उन सभी चीजों को लेखा शास्त्र में जगह मिलेगी जिनको हम मुद्रा के रूप में नाप सकते हैं, जैसे कर्मचारी को तनख्वाह देना, दुकान का किराया देना, ग्राहक को सामान देना, उधार पर देना या नगद में देना। ये सब आर्थिक घटनाएं हैं और व्यवसायिक संगठन से संबंध रखती हैं। अब आर्थिक घटनाएं भी दो तरीके से विभाजित की जा सकती हैं। एक आंतरिक घटना ऐसी घटना है जो किसी व्यापार के आंतरिक विभागों के बीच में ही होती है। उदाहरण के रूप में किसी एक व्यवसाय में दो विभाग हैं, एक फैक्ट्री, दूसरी संग्रहण विभाग। संग्रहण विभाग से फैक्ट्री में पहुंचना आंतरिक घटना है और बाहरी घटना किसी भी ग्राहक को सामान बेचना या व्यापारी से सामान खरीदना हो सकती है। आंतरिक घटना में उसी व्यवसाय के बीच में घटना घटी और बाहरी घटना में आपने देखा कि एक बाहरी व्यक्ति से भी ताल्लुकात बना। यहां मैं दोहराना चाहूंगा कि लेखांकन एक कला है जिसमें हम सभी आर्थिक घटनाओं का लेखा जोखा रखते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं लेखांकन को करने की विधि। लेखांकन की विधि में सबसे पहला चरण और उसका नाम है पहचान। इसका अर्थ यह निर्धारित करना है कि लेन देन का अभिलेख किया जाए, अर्थात इसमें उन घटनाओं की पहचान करनी है जिनका अभिलेखन किया जाना है। इसमें संगठन से संबंधित अवलोकन केवल उन घटनाओं का किया जाएगा जो वित्तीय प्रकृति के हैं। लेखा पुस्तकों में लिखने का निर्णय लेने से पहले व्यवसाय का लेन देन एवं दूसरी आर्थिक घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूं, मानव संसाधनों का मूल्य लगाना संभव नहीं, परंतु मानव संसाधन को दी जाने वाली तनख्वाह जरूर लेखांकन का हिस्सा बन सकती है। तो लेखांकन की इस पढ़ाई में हम सिर्फ यही देखना चाहेंगे कौन सी घटना वित्तीय घटना है और कौन सी घटना वित्तीय घटना नहीं है। और उदाहरणों से समझा जा सकता है। मान लीजिए आपने अपने व्यापार में सामान बेचा, सामान 2 लाख रुपए का बेचा। अब यह 2 लाख रुपए का सामान किस गुणवत्ता का है, इस चीज से
लेखांकन को कोई लेना देना नहीं है। उसको लिख पाना लेखांकन का हिस्सा नहीं होगा। अगला पद है लेखांकन की विधि में मापन। इसका अर्थ है मौद्रिक इकाइयों द्वारा व्यवसाय के लेन देनों का परिमापीकरण, अर्थात सभी आर्थिक घटनाओं का मुद्रा में मापन करना। यदि किसी घटना को मुद्रा के रूप में नाप पाना संभव नहीं है तो इसका लेखांकन के अंदर कोई स्थान नहीं है। इसी कारणवश प्रबंधक या निदेशक की नियुक्ति महत्वपूर्ण चीजें होने के बावजूद भी लेखांकन में अपना कोई स्थान नहीं बना पाती। अगला पद है अभिलेखन। और जब एक बार हम यह पढ़ चुके कि आर्थिक घटनाओं की पहचान कर लेना, उनका मापन कर लेना, मुद्रा के रूप में लिख लेना, तो अब उनको पुस्तकों में तिथि के हिसाब से लिख दिया जाना अगला पद है, जिसको हमने अभिलेखन कहा। सभी वित्तीय घटना को तिथि के अनुसार लेखांकन में लिखना अभिलेखन कहलाता है। यहाँ बहुत आवश्यक हो जाता है कि सभी चीज़ों को हम तिथि अनुसार लिखें, ताकि जो भी आवश्यक सूचना है, वित्तीय घटनाएं हैं, उनको लेखांकन के अंदर स्थापित किया जा सके। जैसे रोजनामचा, जिसको हम जर्नल भी कहते हैं, खाते बनाना, जिसको हम लेजर भी कहते हैं। और अब लेखांकन की विधि में आखिरी पद है संप्रेक्षण। आर्थिक घटनाओं की पहचान हो गई, उनका मापन हो गया, उनका अभिलेखन भी हो गया। अब हमें चाहिए कि हम इन सभी अभिलेखन की गई वित्तीय घटनाओं को उनके उपयोगकर्ताओं तक पहुंचा दें। इन उपयोगकर्ताओं के पास इन सारी वित्तीय घटनाओं का होना बहुत आवश्यक है। ये उपयोगकर्ता आंतरिक भी हो सकते हैं, बाहरी भी हो सकते हैं। आंतरिक उपयोगकर्ता कंपनी के स्वामी अर्थात मालिक या किसी भी तरीके के कोई कर्मचारी हो सकते हैं। बाहरी उपयोगकर्ता कंपनी के निवेशकर्ता भी हो सकते हैं, कोई बैंक भी हो सकता है। निवेशकर्ता यह जानना चाहता है कि निवेश करने के बाद उसको लाभ होगा या हानि। बैंक ये जानना चाहता है उसका दिया गया ऋण समय पे वापस होगा या नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे और उपयोगकर्ता हैं जो हमारे लेखांकन की चीज़ों में रुचि रखते हैं। इसी तरह हम अपनी लेखांकन की विधि को पूरा करते हैं और अगले विषय पे चलते हैं। इस तरह हमारी लेखांकन की विधि पूरी होती है और अब हम संगठन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम संगठन के बारे में बात करते हैं तो हम उन सभी व्यापारिक या व्यापारिक ना भी हो उन सभी संस्थाओं के बारे में बोलेंगे जो पैसों का लेन देन करती हैं। उदाहरण के रूप में एक दुकानदार, नगर पालिका या कोई क्लब, मंदिर, मस्जिद, यह सब संगठन ही हैं। संगठन को अलग से पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है ताकि विद्यार्थी संगठन और संगठन के स्वामी के बीच में अंतर समझ सकें। जब हम लेखांकन की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो संगठन को संगठन के स्वामी से अलग मानते हैं और जितनी भी लेखांकन की चीज़ें आप बनाएंगे उन सभी में जो भी आप लेन देन की घटनाएं लेखांकन में उपस्थित कराने वाले हैं वह सब व्यापार के नज़रिए से आपको लिखनी है। इसलिए संगठन को एक अलग विषय के रूप में आपके अध्याय में दिया गया है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, संगठन और संगठन का स्वामी अलग अलग है और ज़रूरी नहीं कि कोई भी संगठन व्यापारिक ही हो। कोई ऐसी संस्था जो व्यापार नहीं कर रही जैसे नगर पालिका, मंदिर या कोई क्लब, वह भी लेखांकन के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि कोई व्यापारिक। लेखांकन की परिभाषा, लेखांकन की विधि और लेखांकन के उपयोगकर्ताओं के बारे में पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं अपने नए विषय पर, जिसका नाम है लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं। गुणात्मक विशेषताएं लेखांकन सूचना का परिणाम है जो उसकी उपयोगिता को बताती है, जिसमें सबसे पहली विशेषता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का अर्थ है कि उपयोगकर्ता सूचना पर निर्भर रह सके। लेखांकन सूचना की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि जो घटना
एवं लेन देन हुए हैं उनके मापन व प्रस्तुतिकरण के बीच किसी तरीके का आंतरिक संबंध है। लेखांकन द्वारा दी गई सभी सूचना किसी भी तरीके की अशुद्धि व व्यक्तिगत आग्रह से मुक्त होनी चाहिए तथा उससे विश्वसनीय रूप से वही दर्शाना चाहिए जो उससे अपेक्षित है, क्योंकि लेखांकन सूचना के बहुत सारे उपयोगकर्ता हैं। जो भी सूचना लेखांकन द्वारा दी जाएगी उसी सूचना से उनके कई निर्णय सीधा प्रभावित होंगे। आशा करता हूं यह विशेषता स्पष्ट है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी विशेषता पर, जिसका नाम है प्रासंगिकता। सूचना तभी प्रासंगिक होगी जब वह समय पर उपलब्ध होगी। लेखांकन द्वारा दी गई जानकारी भूत, वर्तमान एवं भविष्य की घटनाओं के परिणाम का पूर्वानुमान लगाने, करने और उत्तर देने में सहायक होनी चाहिए। लेखांकन में दी गई जानकारी से पिछले मूल्यांकन की पुष्टि अथवा संशोधन करना भी संभव होना चाहिए। तीसरी विशेषता है बोधगम्यता। बोधगम्यता से आशय है जो लोग निर्णय लेते हैं उन्हें लेखांकन सूचना को उसी संदर्भ में समझना चाहिए जिस संदर्भ में उन्हें तैयार किया गया है एवं प्रस्तुत किया गया है। संदेश की बोधगम्यता का आधार है संदेश तभी संप्रेषित माना जाता है जब वह देने वाले व्यक्ति द्वारा और पढ़ने वाले व्यक्ति द्वारा एक ही संदर्भ में समझा जाता है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, लेखांकन द्वारा दी गई सभी जानकारी कुछ इस तरह से पेश की जानी चाहिए कि लेखांकन के उपयोगकर्ता और लेखांकन के जनक दोनों ही आर्थिक घटनाओं को एक ही संदर्भ में बनाएं और समझें। अब हम अगली विशेषता पर आते हैं, जिसका नाम है तुल्यता। तुल्यता से अभिप्राय है कि एक व्यापारी अपने वित्तीय घटनाओं को दूसरे की वित्तीय घटनाओं से तुलना कर सके। मान लीजिए एक इंडस्ट्री में एक व्यापारी है, वह यह जानना चाहता है कि उसकी तुलना में दूसरा व्यापारी ज़्यादा लाभ कमा रहा है या कम। तो दोनों ही व्यापारियों को चाहिए कि वह एक ही प्रणाली का इस्तेमाल करें, एक ही कला का इस्तेमाल करें, ताकि वह एक दूसरे से अपने खातों की तुलना कर सकें या फिर और बाकी उपयोगकर्ता एक दूसरे के साथ तुलना कर सकें। मान लीजिए बैंक आपको कोई ऋण देना चाहता है। बैंक आपको ऋण किस आधार पर देगा? यदि बैंक और आपके खाते एक ही कला को मानते हुए बनाए गए हैं तो ही बैंक समझ पाएगा आप लाभ कमा रहे हैं या नहीं। इसलिए तुल्यता की गुणवत्ता हर व्यापारी को अपने लेखांकन में लानी ही चाहिए। अगला चरण शुरू होता है, जिसका नाम है लेखांकन के उद्देश्य। किसी भी व्यवसाय में बिना लेखांकन के चलना अंधेरे में बिना प्रकाश के चलने के बराबर है, जिसकी कुछ ज़रूरतें इस प्रकार हैं। सबसे पहली ज़रूरत है व्यवसाय के लेन देन का हिसाब किताब रखना। लेखांकन का उपयोग पुस्तकों में सभी आर्थिक लेन देन की व्यवस्था के रूप में लेखा रखने के लिए किया जाता है। लेखांकन का दूसरा उद्देश्य है लाभ हानि की गणना करना। व्यवसाय के स्वामी निश्चित अवधि में यह जानना चाहते हैं कि व्यवसाय के कार्यकाल के अंदर कितना शुद्ध परिणाम आया, अर्थात कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई। इसी तरह से व्यापार के बहुत सारे इच्छुक उपयोगकर्ता रहते हैं जिन्हें व्यवसाय के लाभ या हानि के बारे में जानकारी चाहिए। लेखांकन का तीसरा उद्देश्य वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना है। वित्तीय स्थिति का अर्थ है ऐसे लेखी जोखों का प्रस्तुतिकरण जिसको देखकर निवेशकर्ता, व्यवसाय के मालिक या कोई भी उपयोगी प्रयोगकर्ता अपना निर्णय ले सकते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। लेखा शास्त्र के चौथे उद्देश्य का नाम है उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराना। लेखा शास्त्र प्रक्रिया से जनित लेखांकन सूचना का प्रतिवेदन विवरण, ग्राफ एवं चार्ट रूप में उपयोगकर्ताओं को संप्रेषित किया जाता है, जिन्हें विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करते हैं।
लेखांकन जैसे विषय को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लेखाकरण के आधारभूत पारिभाषिक शब्दों को सीख लें, जिसकी शुरुआत होती है इन शब्दों से, जिसमें पहला शब्द है इकाई। इकाई से अभिप्राय एक ऐसी वस्तु से है जिसका निश्चित अस्तित्व है। व्यवसाय की विशेष रूप से पहचान किए गए व्यवसाय उद्गम से है। जैसे मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी एक खुद में पूर्णतः उसके स्वामी से अलग रूप में देखी जाती है, और लेखांकन प्रणाली को सदा विशिष्ट व्यवसाय अस्तित्व के लिए तैयार किया जाता है। अब दूसरे शब्द पे चलते हैं, जिसका नाम है लेन देन। दो या दो से अधिक अधिकारियों के बीच कोई घटना जिसका कुछ मूल्य होता है, लेन देन कहलाता है। जैसे सामान को बेचना या खरीदना, दुकान का किराया देना या ब्याज देना। अब तीसरे शब्द पे चलते हैं, जिसका नाम है परिसंपत्ति। किसी उद्यम के आर्थिक स्रोत को परिसंपत्ति कहते हैं, जिन्हें मुद्रा के रूप में उपयोगी ढंग से प्रकट किया जाता है। परिसंपत्ति का मूल्य होता है तथा इनको व्यवसाय के परिचालन में उपयोग किया जाता है। जैसे किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास ट्रक या गाड़ी का होना उसकी परिसंपत्ति कहलाता है। परिसंपत्ति को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, चालू परिसंपत्ति, गैर चालू परिसंपत्ति। चालू परिसंपत्ति से अर्थ है जिनको एक साल के अंदर अंदर रोकड़ अर्थात कैश में बदला जा सकता है, उसे चालू परिसंपत्ति कहते हैं। जिस प्रकार एक मोबाइल फोन का विक्रेता अपने मोबाइल फोन को एक साल से पहले पहले बेच के कैश में बदल लेता है, और गैर चालू परिसंपत्तियां उन्हें कहा जाएगा जो एक साल से ज़्यादा किसी व्यापार में रुककर व्यापार की लाभ की क्षमता को बढ़ाती है। जैसे अगर वही मोबाइल विक्रेता अपने पास कोई मशीन लगाता है, लेमिनेशन मशीन या कोई एयर कंडीशन, तो वह उसके लिए गैर चालू परिसंपत्ति कहलाएगी। अब हम अगले शब्द पे चलते हैं, जिसका नाम है देयता, जिसको हम लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। ये सभी वो देनदारियां हैं जिसे एक व्यापारी को बाहरी लोगों को देना होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं ये वे सभी देनदारियां हैं जो एक व्यापारी को बाहरी लोगों को भुगतान करनी है। इसको भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, लघुकालीन ऋण या दीर्घकालीन ऋण। जैसा कि शब्द ही बता रहे हैं, लघुकालीन ऋण अर्थात जिनको एक साल के भीतर भीतर पैसा चुकाना है। जैसे आप अगर एक ऐसे व्यापारी हैं जो किसी दूसरे व्यापारी से सामान उधार खरीदते हैं, तो आपको उन्हें एक साल के भीतर भीतर सामान का पैसा वापस करना है। इन्हें लघुकालीन ऋण कहते हैं। इसी तरह जब आप किसी बैंक से एक लंबे समय के लिए कोई कर्जा लेते हैं, उससे आप एक साल के बाद भी चुका नहीं पाते, या कह लीजिए आप उसे एक लंबे समय तक अपने पास रखते हैं और धीरे धीरे उसको अदा करते हैं। ऐसे कर्जों को, ऐसी देनदारियों को हम दीर्घकाल ऋण कहा करते हैं। अब अगला शब्द है पूंजी। स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी भी साल के अंत में बैलेंस शीट में देनदारियों के रूप में ही दिखाई जाती है। अगला शब्द जो हमें सीखना है उसका नाम है विक्रय। विक्रय वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं की बिक्री को कहा जाता है। जिस तरह फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर बेचता है, फर्नीचर को बेचना उसके लिए विक्रय है। वकील द्वारा अपनी सेवाओं को बेचना विक्रय है। परंतु अगर कोई वकील अपना मोबाइल फ़ोन बेचता है तो वह उसका विक्रय नहीं है, क्योंकि वकील का काम सेवाएं बेचना है, मोबाइल फ़ोन बेचना नहीं। तो विक्रय का अर्थ हुआ जिस चीज़ के आप व्यापारी हैं उस चीज़ को बेचना विक्रय कहलाता है। अब हम अपने नए शब्द पे चलते हैं, जिसका नाम है व्यय। व्यय व्यवसाय में व्यवस्थाओं को चलाने की लागत को कहते हैं। साधारण तौर पर
व्यय का मापन एक अवधि के दौरान उपयोग की गई परिसंपत्तियों व उपयोग की गई सेवाओं के रूप में किया जाता है, जिसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं: मूल्यह्रास, किराया, मजदूरी, वेतन, बिजली, पानी, दूरभाष इत्यादि। अब अगला शब्द है खर्च। यह किसी लाभ, सेवा अथवा संपत्ति को प्राप्त करने पर राशि का जाना अथवा देनदारी उत्पन्न करना है। व्यापार के लिए फर्नीचर का क्रय, मशीन का क्रय या फिर किसी देनदारी को पैसे चुका देना खर्च के कुछ उदाहरण हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वह व्यय और खर्च के बीच में अंतर समझ सकें। अगर पैसे के जाने से किसी तरह से कोई परिसंपत्ति का आना या देनदारी का घट जाना हो तो उसे कहते हैं खर्च, परंतु अगर ऐसा ना हो तो उसे व्यय कहते हैं। अब हम अपने अगले शब्द पे चलते हैं, जिसका नाम है लाभ। लाभ का अर्थ है एक वर्ष में हुए व्यय और आमदनी के बीच का अंतर। अगर आमदनी व्यय से ज़्यादा है तो वह हुआ लाभ, और अगर व्यय आमदनी से ज़्यादा है तो वह हुई हानि। अगला शब्द है देनदार। देनदार से अभिप्राय उन सभी खातों, व्यक्तियों या इकाइयों से है जिनको व्यावसायिक संस्था से सेवाएं उधार प्राप्त हुई हैं। इन सभी इकाइयों को अंतिम दिन बैलेंस शीट में परिसंपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। अगला शब्द है लेनदार। लेनदार वे सभी व्यक्ति, इकाइयां व खाते हैं जिनको व्यापार ने अभी भुगतान करना है। यह सब व्यापार की देनदारियां हैं। अंतिम दिन बैलेंस शीट में इनको देनदारियों के रूप में ही दर्शाया जाता है। अब अगला शब्द है स्टॉक। एक व्यापारिक इकाई में स्टॉक से अभिप्राय उस माल से है जो लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन बिना बेचा रह गया है। ध्यान रहे, उसी सामान को स्टॉक कहा जाएगा जिस चीज का व्यापारी द्वारा व्यापार किया जाता है। एक मोबाइल फोन का व्यापारी मोबाइल को ही स्टॉक कहेगा, एक तेल का व्यापारी तेल को ही स्टॉक कहेगा। तो इस तरह लेखा शास्त्र के पहले अध्याय लेखांकन एक परिचय का समापन होता है। धन्यवाद।